फर्स्ट आर्टिकल इंडियन एयरफोर्स का एंटोनोव 32। अभी ये क्रैश हो जाता है जोरहाट वैली जो कि असम में है लैंडिंग के दौरान, और काफी सारे इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सोनल हैं वो मार्टायर हुए, और एक थोड़ा इंटेंसिव केयर में भी अभी उनकी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एंटोनोव 32 ये आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1984 में हमने परचेज करा था फ्रॉम सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में टोटल 15 कंट्रीज थी, जो आज के टाइम पे आप 15 कंट्रीज देखोगे, लास्ट में करवाती हूँ उनको, उसमें से एक था यूक्रेन। जो आज के टाइम पे आप यूक्रेन सुनते हो ना, जो रशिया के साथ लड़ाई चल रखी है, तो यूक्रेन वाले एक लोकेशन है, उनकी कैपिटल है दैट इज काइव। काइव में ही हेडक्वार्टर है एक कंपनी के जिसका नाम है एंटोनोव, और ये एंटोनोव से ही निमोनिक निकल के आया, सॉरी एक्रोनिम निकल के आया AN और 32। देखो ये 32 वगैरह कुछ इंडिकेट नहीं करते, मॉडल नंबर होते हैं, कोडिंग्स दी होती हैं हर एक कंपनी ने अपने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। जैसे C295 लिखा तो C तो सब जगह पे कार्गो को इंडिकेट करेगा, 295 वो मॉडल नंबर वगैरह को इंडिकेट कर देता है, कोडिंग होती है। वैसे इंडिया का C190 तो उसमें भी C कार्गो को इंडिकेट कर रहा है, पर 190 जो है वो कंपनीज के कोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे और भी क्रैशेस हो चुके हैं। अगर हम इस दशक को देखें, यानी कि पिछले 10 सालों को देखें, तो ये तीसरा क्रैश था। तो ओवरऑल 42 इंडियन एयरफोर्स के पर्सोनल है जो कि मार्टायर हुए हैं बिकॉज ऑफ कौन से वाला एयरक्राफ्ट, तो एंटोनोव 32। कैसे टाइप का एयरक्राफ्ट है ये, तो ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। सवाल बनते हैं ऐसे डिफेंस वाले पार्ट से कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब किन चीजों को भी कैरी करेगा, साथ में ट्रूप्स को भी कैरी करेगा। पैरामिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने हैं कि कहीं पे ट्रूप्स को आपने डिप्लॉय करना है, तो उस पर्पज से भी इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जा सकता है। बाकी एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट, अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। अभी क्यों न्यूज में बना, क्योंकि जोरहाट में, ये असम में एक छोटी सी लोकेशन, यहाँ पे ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, यहाँ पे लैंडिंग कर रहा था, तो उसी दौरान ये क्रैश हो जाता है। और 5 इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल, 2 ऑफिसर्स भी थे उसमें जो कि मार्टायर हुए ड्यूरिंग दिस क्रैश, और एक को रेस्क्यू भी कर लिया गया, उनका ट्रीटमेंट अभी के लिए चल रहा है। और लास्ट टिकट में, यानी कि ये जो पिछले 10 साल रहे, इसमें अगर काउंट करें तो ये तीसरा मेजर क्रैश था जो एंटोनोव 32 का देखा गया। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे लास्ट ईयर अहमदाबाद में एयरलाइन क्रैश करती है, तो 2 सवाल उससे रिलेटेड पेपर में आ गए थे आपके। ब्लैक बॉक्स को लेके तो इजी था, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स था। वैसे आपको एंटोनोव 32 की भी थोड़ी सी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब ट्विन इंजन नाम से पता लग रहा है 2 इंजन आएंगे इसमें। अब एक तो एयरक्राफ्ट अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसकी एक मेन बॉडी रहती है। मेन बॉडी को क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट की लैंग्वेज में, फ्यूसलेज। वो जो मेन बॉडी है जिसके अंदर सारा सेटअप मेंटेन करा गया है। फिर आप साइड में देखते हो विंग्स भी लगे होते हैं, विंग्स के साथ इंजन भी कंडक्टेड होता है, और लास्ट में टेल वाला पॉइंट भी आता है। ठीक है, तो जब भी ना रिपेयर वगैरह होती है एयरक्राफ्ट्स की, तो ध्यान रखना एक टर्म वहां पे आप देखोगे फ्यूसलेज लिखा होगा, कि फ्यूसलेज ओवरहॉल, मतलब उसको अलग से रिपेयर करना है। और इंजन ओवरहॉल, ऑल्दो एक ही पार्ट है ना सारा, एयरक्राफ्ट बिना इंजन के थोड़ी चलेगा, पर जब रिपेयर करी जाती है तो वहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो आप हमेशा देखोगे कि फ्यूसलेज का अलग से मेंशन करा है, यानी कि इसके जो बॉडी के आउटर पार्ट्स है, मेन बॉडी है जो एयरक्राफ्ट की, एंड इंजन ओवरहॉल हमेशा अलग से लिखा होगा। और अगर कोई कम्युनिकेशन नेविगेशन के अंदर इंप्रूवमेंट्स करनी है तो उसके लिए लिख दिया जाता है एवियोनिक्स एडवांसमेंट। एवियोनिक्स जो है ये सारा एयरक्राफ्ट के साथ ही डील करता है। आपने कम्युनिकेशन नेविगेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इनकलकेट करना है, तो उसके लिए टर्म आप देखोगे एवियोनिक्स। ये मैंने कॉमन सी टर्म्स बताई। फ्यूसलेज याद रखना, ये बॉडी को बोलता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट की पूरी बॉडी है ना, जैसे आपको एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, उस बॉडी को ही क्या बोलते हैं हम, फ्यूसलेज, मतलब मेन बॉडी पार्ट जो रहते हैं। अब सबसे पहले तो ये ट्विन इंजन है, ये ठीक से देख लिया ना सभी ने, ये साइड वाले पार्ट्स की अब बात हो रही है, ट्विन इंजन जहां पे बोला। तो एक पहले तो ये डायग्राम देखो, एक एयरक्राफ्ट है, उसमें फ्यूसलेज रहेगा, यानी कि बॉडी रहेगी। जैसे कार है उसके अंदर भी तो इंजन लगा होता है, तो सेम एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी इंजन रहेगा। ट्विन इंजन का क्या मतलब है, एक इंजन लेफ्ट एक इंजन राइट साइड, 2 इंजन आगे। और मेन काम क्या रहता है, फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करना। और कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाए जब एक इंजन बंद पड़ जाए तो दूसरे के ऊपर रिलाय रहा जा सके, तो 2 इंजन का ये फायदा हो जाता है। एंड दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे प्रोपेलर लिखा हुआ है। अब ये प्रोपेलर और जो दूसरा आपने लिखा इंजन, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रही हूँ, पहले सुन लेना। ये दोनों 2-2 आगे, प्रोपेलर भी 2 और इंजन भी 2, ट्विन इंजन का आ गया। और जो आगे लिखा था टर्बो प्रॉप, टर्बो प्रॉप भी क्या इंडिकेट कर रहा था, प्रोपेलर्स के बारे में बात कर रहा था। तो ये भी कितने लग जाएंगे, अल्टीमेटली 2 लग जाएंगे। एंड नीचे लिखा है फ्यूसलेज। फ्यूसलेज मतलब मेन बॉडी पार्ट जहां पे पैसेंजर बैठेंगे।
एयरक्राफ्ट का अगर कॉमनली बोलूं, अगर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो उसमें मिलिट्री पर्सोनल्स आ जाएंगे जहां पे वो बैठेंगे, तो वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट क्या आ गया, फ्यूसलेज वाला। या कार्गो हो सकता है, बॉम्ब वगैरह को कैरी किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई इक्विपमेंट है, वेपन है, एम्यूनिशन है, एनीथिंग, वो सारा किसमें रखा जाता है, फ्यूसलेज में, मेन बॉडी पार्ट में। इंजन में थोड़ी रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसी वजह से इंजन वाला कंपोनेंट अलग से स्टडी किया जाता है एंड दूसरा अलग से। एक पार्ट आएगा टेल। टेल वगैरह में वो ब्लैक बॉक्स वगैरह रख दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी आप क्रैश देखोगे ना तो उसमें देखना टेल वाला पार्ट हमेशा बचा जाता है, मतलब जैसे ही वो क्रैश करता है तो टेल वाला पार्ट बच के होता है, तो ब्लैक बॉक्स जल्दी से बचाया जा सके इस वजह से वो टेल में रखा जाता है। तो ये मेन से पार्ट आते हैं जो आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर देखते हो। तो मतलब अगर इस इमेज के थ्रू देखना है, ये तो टेल वाला पार्ट आ गया, ये सारी बॉडी क्या आ गई, फ्यूसलेज के अंडर, जहां पे पैसेंजर या कार्गो जो भी चीज, जिस भी पर्पज से आप एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हो। एंड साइड में आपने क्या देखा, इंजन है। अब जब आपने एंटोनोव 32 के बारे में देखा, यहां लिखा है ट्विन इंजन, नाम से पता लग रहा है 2 इंजन आगे। नंबर 1, 2 इंजन होंगे तो बेटर पावर आएगी, ज्यादा रिलायबिलिटी रहेगी, सेफ्टी भी मेंटेन करी जा सकती है। ये तो ट्विन इंजन की एडवांटेज आपको यहाँ पे दिखी। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है टर्बो प्रॉप। अब इंजन के नीचे क्या लिखा था, प्रोपेलर। देखो होता क्या है, जैसे ही हवा सक करता है एयरक्राफ्ट, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, जैसे ही हवा को सक करेगा ना तो आगे ये इंजन एक्टिवेट होते हैं, गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और गैसेस की एक आदत होती है कि जब प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है उसको निकलना पड़ता है। अब जब वो निकलने की ट्राई करती है तो पहले तो वो टरबाइन को घुमाएंगी, टरबाइन घूमेगा, पावर जनरेट होगी, उसी के आगे लगा होगा प्रोपेलर, वो भी क्या करेगा, प्रोपल्जन में हेल्प करेगा, यानी कि फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपको ड्यूअल पावर यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। तो बोला क्या, टर्बो प्रॉप। तो इंजन की जब बात हो रही है, टरबाइन की भी बात हो रही है, और उसके आगे क्या लगा होगा, शाफ्ट के साथ। शाफ्ट मतलब आगे एक पहिया सा लगा है, उसके साथ एक पाइप लगी हुई है, आगे एक प्रोपेलर लगा हुआ है। तो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो आपको बेटर पावर प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही रिलायबिलिटी और सेफ्टी भी उसमें बढ़ जाती है। तो इसी वजह से बोला टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप इंजन का यही मतलब है कि जो गैस टरबाइन इंजन है वो क्या करेगा, प्रोपेलर को भी रोटेट करेगा, तो एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव हो जाती है यहाँ पे। बाकी जेट इंजन का मतलब यही है, टरबाइन की बात हो रही है, एंड दूसरा प्रोपेलर जो कि प्रोपल्जन के लिए यूज होगा, फ्यूल की बर्निंग वहां पे प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी। तो एक ने तो हवा सक करा, फ्यूल की बर्निंग शुरू हो जाती है, गैसेस बनी, गैसेस अंडर प्रेशर होंगी, प्रेशर जब भी गैस का ज्यादा होता है, बलून में जब आप ज्यादा हवा भर देते हो क्या होता है, फट जाता है एकदम से, क्यों, प्रेशर बढ़ चुका था। तो प्रेशर का बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टर्बो प्रॉप क्यों बोला, टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट यानी कि एक पाइप के थ्रू जुड़ा होगा, आगे प्रोपेलर रोटेट करना शुरू करेगा जो कि प्रोपल्जन में और फर्दर हेल्प करेगा। जब भी वर्ड आए प्रोपल्जन, यहाँ पे फ्यूल की बात होती है, उसकी एफिशिएंसी की, जितना प्रॉपर्ली वो बर्न कर पाएगा उतनी ही एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करके देगा। कभी ये टर्म्स आए लग जाएंगे ना, अब पता कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंजन 1 इंजन 2, ये देखो ये कैसे मैकेनिज्म करते हैं। तो हवा का इनटेक किसने लिया, टरबाइन ने, उसके बाद प्रेशर वगैरह क्रिएट होगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा शाफ्ट को, जैसे ये पहिया सा लगा हुआ है, मान लो ये पहिया लगा हुआ है इस तरह से, टरबाइन ऐसा ही होता है ना, टरबाइन तो समझ गए सारे, पहिए की बात हो रही है यहाँ पे। आप हाइड्रोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, हर जगह पे टरबाइन का रोल है। जैसे टरबाइन घूमता है पावर जनरेट होती है, सेम मैकेनिज्म है। जेट इंजन आ गया, शाफ्ट रोटेट करेगी, आगे प्रोपेलर लगा था, और ज्यादा एनर्जी को ये जनरेट करेगा क्योंकि ये प्रोपल्जन में हेल्प कर रहा है, और ज्यादा एनर्जी जनरेट करके देगा, जिसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी एक टर्म यूज करते हैं, थ्रस्ट। इसको और ज्यादा कंबाइन अगर करना है, जब भी कोई स्पेस लॉन्च करा जाता है, कोई लॉन्च व्हीकल ऊपर की तरफ जाता है, देखा ना नीचे से बड़ी ज्यादा आग निकलती है, धुआं निकलता है, क्यों, क्योंकि इतनी भारी मशीन को आपने ऊपर की तरफ भेजना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजना है, तो जोर तो लगेगा। तो उसी थ्रस्ट के लिए क्या लगाया हुआ है बीच में, प्रोपेलर। तो टर्बो प्रॉप, ठीक है। मैंने ये थियोरेटिकल लेवल से आपको पढ़ाया, कोई अगर थोड़ा है उस फील्ड में से मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो थोड़ा और डीपर इन चीजों को पढ़ते हैं, पर ये हमने सिर्फ थ्योरी के पार्ट से देखा, जो कि आपके कमीशन के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। इतना पता होना इज मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी मैकेनिक नहीं बनना है अब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही कर लेनी है, वो वाली सिचुएशन नहीं, वहां पे रुक जाना है। फिर जितना आपको पता होना चाहिए था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज एंटोनोव 32, इंडियन एयरफोर्स में 1984 में इसे डिप्लॉय करा गया, जो कि पहले का सोवियत यूनियन होता था, वहां से। अभी सोवियत यूनियन को दिमाग में रखो, आगे आ रहे हैं उसके ऊपर भी। देन मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, कितना सामान ये कैरी कर सकता है, तो 27 टन का। ये तो हुआ मैक्सिमम, कि कभी ऐसी सिचुएशन पड़गी कि आपको ये मैक्सिमम जो कैरिंग कैपेसिटी है इसको भी यूटिलाइज करना पड़े। एक सेफ स्टैंडर्ड होता है, तो सेफ के केस में अगर देखोगे तो कैन कैरी 6.7 टन ऑफ कार्गो। कार्गो में सामान आ गया, एम्यूनिशन आ जाएंगे, उसमें बॉम्ब्स आ जाएंगे, एनीथिंग, वो जो वेपन्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। एंड आगे लिखा और 50 पैसेंजर्स। अब पैसेंजर जो होंगे यहाँ पे वो मिलिट्री पर्सोनल होंगे डेफिनेटली, तो बैठ के ही जाएंगे ना, उनको थोड़ी आप ऐसे लोड करके जा सकते हो, तो उनके लिए तो प्रॉपर सीट्स रहेंगी। तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी रहती है, 50 पैसेंजर्स की। अगर इन टोटल देखें तो 6.7 टन ऑफ कार्गो, ये वजन आ गया,
और दूसरी तरफ 50 पैसेंजर्स हैं अगर, तो लगभग 3.5 टन के आसपास ये बनेगा, तो 10 टन ले लेते हैं हम, जितनी कैपेसिटी इसकी यूज करी जाती है। पर मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 27 टन। पर इससे वियर एंड टियर की भी प्रॉब्लम रहती है, तो जब तक चीजें स्टेबल हैं, मेंटेन्ड हैं, पीसफुल हैं, तो कम ही कैपेसिटी यूज करी जाती है। ये तो तब यूज होगा जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनती है। एंड मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है? तो 530 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर 530 किलोमीटर, तो इतनी स्पीड इसकी मैक्सिमम चली जाती है। ऑपरेशनल रोल क्या क्या रहते हैं? तो एक तो टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, मतलब इसका मेन जो यूज रहता है ना वो शॉर्ट रेंज में रहता है। बैटलफील्ड लेवल के अगर मिशन कंडक्ट करे जाते हैं, जहां पे लड़ाई चल रही है, वहां पे यूज करा जाता है। और इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियस ही बात है वही इसको यूज करेंगे। किन किन पर्पस से यूज करते हैं? तो ट्रूप्स को कैरी करना या कार्गो को कैरी करना, वो तो आपने कैपेसिटी से ही देख लिया। पैरा ट्रूपिंग ऑपरेशन, जैसे साइड में पिक्चर आप देख रहे हो, एयरक्राफ्ट पीछे से ओपन करता है और ओपन करने के बाद पैरा मिलिट्री जो मिलिट्री होती है हमारी, उनको यहां से डिप्लॉय कर दिया जाता है उन साइट्स के ऊपर जहां पे बैटलफील्ड होती है। तो पैरा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में भी इनको यूज करते हैं। एंड लिमिटेड बॉम्बिंग रोल, बॉम्बिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, पर लिमिटेड रोल है, मतलब लास्ट में, मतलब वही वाली सिचुएशन इमरजेंसी बन रखी है कि अब तो करना ही पड़ेगा बॉम्बिंग विद द हेल्प ऑफ AN-32, उस केस में यूज करा जाएगा। बढ़िया स्टेटमेंट बन सकता है कि जो AN-32 है उसका कोई यूज आप बॉम्बिंग पर्पज से नहीं कर सकते, पर यहाँ पे लिखा है लिमिटेड यूज हो सकता है, कभी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अगर बनती है तो स्टेटमेंट वो फिर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशन, ऐसे कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशन है जहां पे एंटोनोव 32 का पहले यूज हुआ है? तो एक तो कारगिल वॉर के दौरान 1999 में कारगिल वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पे यूज हुआ, और दूसरा पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो उस टाइम पे ऑपरेशन पराक्रम कंडक्ट करा गया था, तो उस टाइम पे भी एंटोनोव 32 का यूज हुआ है पैरामिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। देन उसके बाद मिलिट्री सप्लाई भी इन्होंने कैरी करी थी, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर का एरिया लगता है तो वहां पे सप्लाई कैरी करी गई थी, मल्टीपल सॉर्टीज लगी थी। सॉर्टी वर्ड जो आता है ना ये इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक फ्लाइट, कंप्लीट फ्लाइट, तो सॉर्टीज का मतलब यहाँ पे मल्टीपल फ्लाइट्स यहाँ पे कंडक्ट करे गए थे। मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अब देखो सोवियत यूनियन में आज का जो यूक्रेन वाला पार्ट है वहीं पे ये कंपनी है एंटोनोव, ठीक है। एंड अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन करे। अब आप नोटिस करना, कारगिल वॉर हुआ 1999 में, फिर उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम कंडक्ट करा गया 2001-2002 में। इसके बाद अपग्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, 2009 में एक क्रैश हो जाता है एंटोनोव 32 का, तो हमने बोला कि अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी हमें इस एयरक्राफ्ट की। तो पहले तो हमने $400 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करी एंटोनोव की, जिसकी हेडक्वार्टर आएंगे काइव। ये देख लो यहाँ पे यूक्रेन वाला पार्ट है, ये आ गया काइव वाला पार्ट, यहीं पे एंटोनोव के हेडक्वार्टर्स भी बेस्ड है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन एयरफोर्स के जो 105 एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट है उनको अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड करा कि जो एंटोनोव 32 है इनको हमें करना पड़ेगा अपग्रेड। अब अपग्रेडेशन में पहला लिखा है एयर फ्रेम ओवरहॉल, मतलब जो मेन बॉडी होती है, जो फ्यूसलेज वाला आपने पार्ट देखा, एक तो उसकी रिपेयर करनी है, नंबर 1। और इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग इंजन। तो जब भी एयर फ्रेम ओवरहॉल की बात करी जाती है, फ्यूसलेज की बात करी जाती है, तो इंजन को काउंट नहीं करते, क्योंकि इंजन अपने में ही सेंसिटिव वाला पार्ट आ जाते हैं, तो उसको हमेशा अलग से काउंट करते हैं। नंबर 2 पे था इंजन ओवरहॉल। अब देखो इंजन को अलग से लिखा है, कौन से टाइप का इंजन था इसमें, ट्विन इंजन था, टर्बो प्रॉप था, प्रोपेलर भी लगा हुआ था और डबल इंजन लगा ही लगा था। तो एक तो बोला कि इंजन ओवरहॉल की मतलब पूरी तरह से पहले तो इंजन को निकालेंगे, डिसमेंटलिंग जिसको आप बोल देते हैं। उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी कि कहाँ पे क्रैश होने के चांसेस बन रहे हैं बिकॉज ऑफ इंजन। नंबर 2 उसको फिर रिपेयर करा जाएगा और दोबारा से रीअसेंबल कर दिया जाएगा, जो भी एयरक्राफ्ट का इंजन का स्पेस था वहां पे इसको रीअसेंबल कर दिया जाएगा। और थर्ड बोला एडवांस्ड एवियोनिक्स, कौन से पार्ट्स, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, जो भी टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के अंदर एड ऑन करी जा रही है कि वो भी हमें एडवांस वाली यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या है, अब देखो यूक्रेन पहले तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था कि हम ठीक है इसकी जो भी रिपेयर एंड ऑल का काम है वो कंडक्ट करेंगे, पर 2014 में एक सिनारियो हुआ, यूक्रेन के नीचे आपने मैप पे नोटिस करना है एक क्रीमिया वाला पार्ट था, ब्लैक सी के थ्रू ट्रेड वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन बिजी हो गया रशिया के साथ, तो रिपेयर का काम छूट जाता है जब भी ऐसे वॉर शुरू होती है। एग्जाम्पल, अभी रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई थी वो डिले हुई। डिले क्यों हुई, रशिया ने बोला यार लड़ाई चल रही है जरा, तो मैं नहीं आपको सप्लाई कंडक्ट करवा सकता। तो जब भी ऐसी वॉर की सिचुएशन आती है, कोई किसी की टेरिटरी को सीज करता है, तो जो आपके अपग्रेडेशन प्लान होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ये क्रीमिया वाला इशू होता है 2014 में, रशिया इसको एनेक्स कर लेता है, खींच लेता है यूक्रेन से, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था अपग्रेडेशन का ये हॉल्ट पे आ गया, टेम्परेरली सस्पेंड हो गया।
ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि अब यूक्रेन को रशिया के साथ भी डील करना था। एंड उसके बाद ऑल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप तो करे गए यूक्रेन के थ्रू, पर अपग्रेड जो था वो सिर्फ फिर इंडिया में कंडक्ट करा जा रहा था। यूपी में जो कानपुर में एक इंडियन एयरफोर्स का बेस रिपेयर डिपो है वहीं पे, तो थोड़ा बहुत काम चलता रहा, बट स्टिल यूक्रेन उतनी ज्यादा अपनी जो प्रेजेंस है उसको नहीं यहाँ पे शोकेस कर पाया। इसके बाद सेफ्टी रिकॉर्ड अगर देखें तो जनरल असेसमेंट में ज्यादा रिलायबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में एंटोनोव 32 को माना जाता है। मेजर क्रैशेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2009 में एक क्रैश हुआ था, लगभग 13 जो पर्सोनल थे यहाँ पे वो मार्टायर हो जाते हैं। 2016 में भी इनका क्रैश हुआ, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रही थी फ्लाइट, और इसकी जो डेब्रिज थी वो बहुत टाइम के बाद मिली थी, आई थिंक 2021 के आसपास या लेट मिली थी इसकी डेब्रिज, बाद में फाइंड आउट हुई थी। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑन बोर्ड थे 29 और जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, पर्सोनल्स थे, सारे मार्टायर हो गए थे। देन 2019 में एक और क्रैश हुआ, और अभी रिसेंट वाला 2026 में एक और क्रैश देखने को मिला। अब मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास इस टाइम पे है, एक तो आ गया बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3, ठीक है, ये बोइंग नाम से पता लग रहा है, यूएस मेड है। इल्यूशन 276 ये रशियन है। एंड इसके बाद एंटोनोव AN-32 यूक्रेन है जो अभी आपने पढ़ा। एंड इसके बाद C-130J सुपर हरक्यूल्स, ये लॉकहीड एंड मार्टिन यूके बेस्ड है। और लास्ट आता है एयरबस C-295, ये आ गया स्पेन का। और एक मेड इन इंडिया भी अब आ रहा है जिसको बोला C-190, उसमें एक तो टाटा रहेगा हमारा, और साथ में एयरबस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ओरिएंटेड रहेगा। बाकी सी, जैसे कि आपने भी कल पूछा था, तो ये कोड्स होते हैं, कार्गो है तो सब जगह पे कार्गो रहेगा, तो इंटरनेशनली यही स्टैंडर्ड चल रहा है तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप इंडियन टर्म ही दो, ठीक है। तो ये आप भी मेक इन इंडिया वाले में एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। डन ये वाला आर्टिकल, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रादर देन आपको मेंस में मैं बोलूं, ये आपका प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से। अभी सोवियत यूनियन बोला कि 1984 में परचेजिंग करी, तो एक कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड भी चल रहा था, और वो 1991 में जाके ये जो सोवियत यूनियन था ये डिसइंटीग्रेट हुआ। और जैसे ये डिसइंटीग्रेट होता है, यहाँ से निकल के आती हैं 15 कंट्रीज, और उनको याद करने के लिए एल्बम था, K2U-T2 था, और आग से या फिर गा से याद रख लेना, और एक रशिया आ जाएगा। यही कंट्रीज है यहाँ पे। एक आ गया एस्टोनिया, लिख लो इनको, फाइनल कर लो, एस्टोनिया। देन आता है एल से लातविया, नहीं बेलारूस कहाँ आ गया, पहले लिथुआनिया है, लिथुआनिया। और बी से बेलारूस, यू से यूक्रेन, तो यही यूक्रेन है वो जहां से हमने एंटोनिव 32 को परचेज किया था। एम से मोल्डोवा, K2 से 2 हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और यू से आ गया उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। अभी देखो ये एस्टोनिया पहली कंट्री आपने देखी, इनके साथ भी हमें आउटकम्स देखने पड़ेंगे। अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडिया और एस्टोनिया की भी हो रखी है, तो क्या क्या मेन आउटकम्स निकल के आए। इसके बाद ए से आ गया अजरबैजान, ए से अर्मेनिया, और जी से जॉर्जिया। और 14 तो ऊपर की होगी, और एक आपने याद रखनी है विच इज रशिया। तो ये 15 कंट्रीज हैं जो कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन पे बनी। और ये सोवियत यूनियन की जो कोल्ड वॉर एंड ऑल की हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, ये सारा आप देखते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। बस अभी के लिए ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, ठीक है।